यूपी ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 8 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਧੜੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ। आप एक पत्रकार, उस पत्रकार के भाई हैं जो शहीद हो गए हैं उस हादसे में, तो सच क्या था वो? हम लोग परेशान होने लगे। जब हादसा सुना तो हम लोगों ने भैया को कॉल की, फ़ोन उनका स्विच ऑफ आने लगा। तब हम लोगों को खबर लग रही है कि भैया गायब हैं। हम लोग भी ढूंढने का बहुत प्रयास किया हम लोगों ने, लेकिन भैया हमारे हम लोगों को नहीं मिले। और फिर उसके बाद में अगली सुबह 3 बजे फ़ोन आता है कि आपके एक डेड बॉडी पड़ी हुई है 100 ग्राम में, तो आप आइए देख लीजिए, हो सकता है ये कौन है, आपके भाई तो नहीं है। कुछ अफवाह फैल रही है कि लाठी डंडों से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने भैया का पूरा शरीर वहाँ पे चेक किया था, सब खरोंचें लगी हैं, उनके रगड़ लगी है। यूपी ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲਈ। ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਗਾਸਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਧੜੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਵਨ ਕਸ਼ਯਪ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਮਾਸੂਮ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੌਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਵਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ कि जो हादसा होया, पर फिर भी इस हादसे तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ? उस दिन होया की? भैया मेरे घर से निकले थे 12 बजे बोल के कि मैं वहाँ पे कवरेज करने जा रहा हूँ, जो डिप्टी सीएम का प्रोग्राम था वहाँ पर, तो कवरेज करने के लिए निकले हुए थे। उसके बाद में 3 बजे तक भैया के दोस्तों द्वारा बात हुई है। और फिर जब ये हादसा हुआ उसके बाद से भैया का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। हम लोग परेशान होने लगे। जब हादसा सुना तो हम लोगों ने भैया को कॉल की, फ़ोन उनका स्विच ऑफ आने लगा। उसके बाद में उनके जो मीडिया साथी और भी थे, जब ये हादसा कुछ वहाँ पे स्थिति कुछ नॉर्मल हुई, वो सब लोग भी एक दूसरे से पूछने लगे रमन कहाँ हैं, वो सब लोग ढूंढने लगे। तब हम लोगों को खबर लग रही है कि भैया गायब हैं। हम लोग भी ढूंढने का बहुत प्रयास किया हम लोगों ने, लेकिन भैया हमारे हम लोगों को नहीं मिले। और अगले दिन सुबह 3 बजे हमें फ़ोन आता है कि आप लखीमपुर जो पोस्टमार्टम हाउस है, जल्दी से जल्दी आप वहाँ पे पहुँचिए। सबसे पहले आपको किसने बताया किस तरह हुआ है कुछ वहाँ पे? भैया ऐसा है कि सबसे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने देखा कि ये ऐसा हादसा हुआ है। मैंने तुरंत बड़े भैया को फ़ोन लगाया। मुझे मालूम था कि बड़े भैया वहाँ पर कवरेज करने गए हुए थे। मैं घर पे नहीं था, मैं और मेरा छोटा भाई नैनीताल गए हुए थे, वापस आ रहे थे, रास्ते में थे। मैंने तुरंत वहाँ से बड़े भैया को फ़ोन लगाया, लेकिन भैया का फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर मैंने इनके और साथियों के पास फ़ोन लगाया। फिर धीरे धीरे सब लोग खोज में लग गए, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे सब फ़ोटो वायरल किए, लेकिन जो नेटवर्क बंद कर दिया गया उसकी वजह से हम लोग इस कोशिश में नाकाम रहे। और फिर उसके बाद में अगली सुबह 3 बजे फ़ोन आता है कि आपके एक डेड बॉडी पड़ी हुई है 100 ग्राम में, तो आप आइए देख लीजिए, हो सकता है ये कौन है, आपके भाई तो नहीं है। हम लोग पहुँचे तो भाई ही थे, दुर्भाग्य से मेरे भाई ही थे।
तो तिकोनिया में जो उस दिन हुआ सारा दिन, आपको क्या लगता है? क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि बहुत कुछ ऐसा जा रहा है प्रचार तंत्र की तरफ से, एक ऐसा मीडिया है जो बातें कर रहा है कि वहाँ जो मौतें हुई हैं किस वजह से हुई हैं, कैसा वहाँ पे कोई दंगा हो रहा था, ऐसी ऐसी बातें जा रही हैं। सच क्या है आपकी ज़ुबान से सुनना चाहेंगे, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं, आप एक पत्रकार, उस पत्रकार के भाई हैं जो शहीद हो गए हैं उस हादसे में, तो सच क्या था वो सारा दिन का? सच ये है कि किसान अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। कुछ देर के लिए माहौल बिगड़ा, क्या बिगड़ा माहौल ये नहीं पता है। लास्ट में इतना है कि 3 गाड़ियां जो भाजपा की तरफ की थी, वो 3 गाड़ियां ऐसे आई हैं फिल्मी स्टाइल में, कम से कम 100 की स्पीड में, 100-120 की स्पीड रही होगी उनकी, कि वो ऐसे मतलब सबको कुचलती हुई चली गई हैं। तो उसमें जो 4-5 मौतें हुई हैं, उसमें एक मेरे भाई भी थे, उनकी उसी झड़प लगने से उनकी मौत हुई है। बाकी कुछ अफवाह फैल रही है कि लाठी डंडों से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने भैया का पूरा शरीर वहाँ पे चेक किया था, सब खरोंचें लगी हैं उनके, रगड़ लगी है। बाकी लाठी डंडे की मैं ये अफवाह को मैं खारिज करता हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको जब इन्फॉर्मेशन मिली, जानकारी दी गई कि कोई एक लवारिस लाश पड़ी है वहाँ पे, शव मिला है, तो आप जब ने देखा तो आप कहाँ गए? वो हादसे वाली जगह पे गए या कहीं और बुलाया गया था आपको? नहीं, हादसे वाली जगह पर नहीं गए हम लोग। जिला लखीमपुर खीरी जो हमारा पोस्टमार्टम हाउस है, तो हम लोग 60 किलोमीटर है यहाँ से, तो हमें वहाँ पे बुलाया गया कि वो डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है, आप आइए शिनाख्त कर लीजिए। तो हम डेड बॉडी वहाँ कैसे पहुँच गई हादसे वाली जगह से उधर? भैया, इसके लिए मैं तिकोनिया कोतवाल को जिम्मेदार ठहराऊंगा कि उन्होंने मेरे भैया को डायरेक्ट 100 वाहन में भेजा है, जो डेड बॉडी वाला वैन है उसमें उन्होंने मेरे भैया को वहीं भेजा है सबसे पहले। और उस ड्राइवर से भी मेरी बात हुई, वो ड्राइवर भी मेरे लोकल का ही रहने वाला है। उस ड्राइवर, वो मेरे भैया को भी जानता था अच्छी तरीके से। उसको इतना हड़का दिया उन लोगों ने कि ड्राइवर ने जो सरकारी औपचारिकताएं होती हैं वो भी नहीं पूरी की, बिना जांच पड़ताल किए उनको लेकर वो अस्पताल चला जाता, वो सॉरी पोस्टमार्टम हाउस लेकर चला जाता है। तो उस ड्राइवर से मेरी बात हुई, तो तिकोनिया कोतवाल ने मेरे भैया को कोई ट्रीटमेंट नहीं दिलवाया, ना पीएचसी भेजा, ना सीएचसी भेजा और ना जिला अस्पताल भेजा। उन्होंने स्वयं ही बोल दिया कि ये डेड हैं, इनको वहाँ पे भेज दीजिए। ना कोई पंचनामा भरा गया, ना हम लोगों को कोई खबर की गई। मुझे उम्मीद है कि शायद मैं अपने भाई को बचा लेता, या मेरे भाई शायद जिंदा थे, अगर उनको फर्स्ट ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद वो बच जाते, आज हम लोगों के बीच में होते शायद। लेकिन जब उनको टाइम से फर्स्ट एड नहीं मिला, उनको डायरेक्ट पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया, तो आगे की सारी बात तो खत्म ही हो जाती है यहाँ पर। जी, जो हुआ वो बहुत ऐसी घटना थी कि एक जान तो चली गई है आपके भाई की, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उसके बाद सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से आपको जो आपको हमदर्दी के लिए मिलना चाहिए था, जो आपकी मांग है, क्या वो आप उनसे संतुष्ट हैं? नहीं, अब हमने जो है अपनी मांग एसडीएम साहब के सामने रखी, सीडीओ साहब थे और भी कुछ उच्च आला अधिकारी थे, पुलिस के भी अधिकारी थे, हाँ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, तो उनके सामने अपनी मांग रखी। तो वो हमें उसी हिसाब से जोड़ रहे थे कि जो किसानों को मिलेगा वो आपको मिलेगा। हमने उस बात को बिल्कुल खारिज कर दिया। हमने कहा फिर तो हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे भैया वहाँ पर किसान की हैसियत से नहीं गए थे, वो एक पत्रकार की हैसियत से गए थे। मैंने उनसे एक सवाल भी किया था कि 11 महीने में जितने किसान मरे हैं बॉर्डर पे, उसमें से किसी को एक को मुआवजा मिला हो तो आप मुझे बताइए। तो मैं कैसे अपने भाई को किसान के साथ में जोड़ सकता हूँ। बाकी मेरी मुआवजे की बस 3 मांगे हैं और इससे ज़्यादा मेरा कुछ नहीं है। पहली मांग, मेरी भाभी को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। बच्चों के पालन पोषण के लिए इनको कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, जो कि सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पर 45 लाख रुपए की घोषणा की है, जो कि सेम है किसानों की, इनकी भी सेम है। तो मेरी डिमांड तो 50 लाख रुपए की है, लेकिन इसको सेम ना रख के कम ज़्यादा कुछ भी कर दें, लेकिन इसको सेम ना रखा जाए। आश्वासन एसडीएम साहब द्वारा भी 45 लाख का आश्वासन मुख्यमंत्री के उस पर बयान पे दिया गया था। और जो हमारी तीसरी मांग है वो है कि हम अपने भैया के जो हत्यारे हैं, जो गाड़ी के मालिक हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। चौथी मांग मेरी तिकोनिया कोतवाल के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जो मेन मुद्दा समझ लीजिए, जो मेन जड़ वही है। अगर प्रशासन चाहता तो ये घटना ही नहीं होती,
तो इसके लिए उनके ऊपर भी कार्रवाई, बस यही 4 मांगे हैं मेरी, और सरकार से कुछ नहीं चाहिए मुझे। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਤਾ ਦੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਕੱਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਇਹ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਟੋਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਗ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका क्या नाम है? मैं उमेश पांडे हूँ और रमन कश्यप के साथ खेला कूदा भी हूँ, पढ़ा भी हूँ साथ में, और मैं निघासन में ही रहता हूँ। और इस घटना में एक अप्रिय घटना में रमन भाई हमारे पत्रकार महोदय इसका शिकार हो गए घटना का। तो ऐसी घटनाएं हमारे लखीमपुर खीरी में इससे पहले नहीं हुई हैं। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है जिसमें इस तरह का मंजर जो है सामने देखने को मिला है। आपको कारण क्या लगता है? क्योंकि बहुत सारी बातचीत हो रही है, बहुत सारा प्रचार तंत्र ऐसा लगा हुआ है कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप रमन जी से भी अच्छे से मिले होंगे, आप उनके दोस्त हैं, तो उनसे क्या बातें होती थी इससे पहले, जो जब वो किसान आंदोलन को भी कवरेज करते थे, कैसी बातें होती थी? हम लोगों से बातें यही हुआ करती कि देखो रमन भाई जो थे हमारे एक समाज सेवा करने के मूड में रहते थे और समाज सेवा के लिए ही पत्रकारिता को ज्वाइन किया था। और इस आंदोलन को कवरेज करने के लिए वो निष्पक्ष तरह से एक पत्रकारिता, जिससे एक हमने ये भी सुना कि वो टीच भी करते थे, टीचर भी। जीवन यापन करने के लिए ऐसा है कि रमन भाई के जो हमारे पिताजी हैं वो लगभग 4 से 5 एकड़ की खेती करते हैं, और 4 से 5 एकड़ की खेती में इतना बड़ा परिवार नहीं पल सकता। तो ये प्राइवेट टीचिंग भी करते थे स्कूल में, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें पढ़ाते भी थे, और उसके अलावा में जो टाइम बचता था वो पत्रकारिता को देते थे, और बड़ी ही सच्चाई और ईमानदारी के साथ पत्रकारिता को भी निभाते थे। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਮਨ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਾਪਤਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋशिश कर रहे हैं कि हर एक सच है ਜਿਹੜਾ सामने आना चाहिए। उसमें हुआ ये था कि देखिए मौके पर मैं भी नहीं था, लेकिन मौके पर जो मौत वाली बात आ रही है ये शायद मैं खारिज करता हूं कि मौके पर मौत नहीं हुई है। जब वो गाड़ी की चपेट में आए होंगे तो इतनी बड़ी कोई चोट लाश पर नहीं देखी गई है कि फौरन डेथ हो गई होगी। इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि बातचीत ऐसी चल रही है जो खबरों में चल रही है। नहीं, खबरों में तो अभी एक पत्रकार महोदय आए थे तो वो कह रहे थे कि मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के थ्रू ये जाना है कि लाठी डंडे के निशान आए, जबकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं तो आपको कहाँ से उसके थ्रू पता चल गया कि उसके शरीर पे लाठी डंडों के निशान हैं। हाँ, तो ऐसा है कि जो चोट लगी है, अगर उस टाइम तिकोनिया कोतवाल द्वारा सूझबूझ दिखाई जाती कि जो घायल थे उनको निकट के ही, मतलब जहाँ घटना हुई है उसके 100 या 150 मीटर पे ही एक PHC है, हॉस्पिटल है, वहां पे अगर भेजा गया होता तो फर्स्ट एड मिल जाता। अगर वहां नहीं भेज पाते तो यहाँ जो लखीमपुर के लिए, मुख्यालय के लिए गाड़ी निकलती है हमारे लखीमपुर के लिए, तो रास्ते में निघासन एक CHC भी पड़ती है, वहां अगर दिखा लेते और फर्स्ट एड उनको मिलता तो शायद वो बच जाते। ऐसा उस शरीर को देखते हुए अनुमान लगता है कि तुरंत डेथ नहीं हुई होगी। लापरवाही की वजह से ये हुआ। लापरवाही प्रशासन की रही है। ये दंगा हुआ, प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहता और अपनी व्यवस्थाएं रखता
तो शायद ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਜਾਨ ਜਦੋਂ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਦੂਕਾ, ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਿਗਾਹਸਨ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ Instagram ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।